अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी मैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीजें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे, तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहां से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई। और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए। और वहां हमने एक एलानिया, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब भी आ गए, सजाद गनी लोन साहब आ गए, तारिक आमी साहब आ गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कितना भी कोशिश करे, हम मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बंद किया, फिर अफवाहें फैलाई, जो इनका ये जो फेक टीआरपी मीडिया है इनका, वो भी है ना एक फेक टीआरपी मीडिया इनका है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बारे में अफवाहें फैलाने की। जी सेल आउट हो गया, जी बिक गए, जी ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी देर भी हम अंदर थे, तो हमने अपना जो हमारा एजेंडा है, अपना जो हमारा अहद है, उसको हमने डाइल्यूट होने नहीं दिया। बड़ी आजमाइशें आ गई, बड़ी मुश्किलात आ गई, हम उस पर खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और मेरा ये कहना है कि आज पूरे मुल्क के अंदर इस जमात की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, मुल्क के अंदर जब अपोजिशन पार्टीज कुछ को छोड़ के सब खामोश होगी, उन्होंने सोचा कि चलो ये कश्मीर के साथ हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया,
पोलराइज किया लोगों को, उसके बाद आप किसानों के खिलाफ जो लॉ बनाया, इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो हमारी डाउन ट्रॉडन जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जिसमें दलित्स हैं, बाकी लोग आते हैं, उनके भी जो हुकूक उनको मंडल कमीशन मिले वो भी छीनेंगे। यानी ये लोग जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को उससे रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये बात ज्यादा देर चलेगी नहीं। यहाँ बड़े फिरौन आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, बड़े लोग देखे हैं, हिटलर आया है, मगर ये तानाशाही जरा देर चलेगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी कोशिश है गोल पोस्ट चेंज हो जाए, इनकी कोशिश है कि लोग उलझे रहें। अगर बात करें तो 370 की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, मगर आपने देखा कि वो जो उनका कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है, वो किस कलर की, नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला, जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हमारी लड़ाई 370 के लिए जरूर है, मगर जो मसले कश्मीर है, मैं आज उनको बताना चाहती हूं, जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में लोग हैं, मसले कश्मीर मसला है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को नहीं भगा सकते। आंखें बंद की तो बिल्ली खा जाएगी आपको, आपका वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पार्टी जो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 99 में बनाई थी, जिसका सबसे बड़ा मकसद था कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल के इस रीजन के अंदर एक पुल बनाना है, अमन का पुल। और जब आज देखते हैं चाइना एक तरफ से हमारे बॉर्डर्स पे है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ हम धक्कम धुक्की कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मुफ्ती साहब का जो वो इरादा था, मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था, मुफ्ती साहब का जो विजन था, दैट कि जम्मू कश्मीर के तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, इसको एक पुल बनाया जाए, इसको सार्क का फोकस बनाया जाए, जो सार्क कंट्रीज है, इसके जो इतने सालों से जो मसले मसाइल लटके हुए हैं, उनको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो मैं समझती हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये भूल जाएंगे मसले कश्मीर, थोड़ी बहुत 370 की बात करेंगे, उसको भी भूल जाएंगे, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे, उनको गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां हम भुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियां रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं, हमने, क्योंकि वो लोग वायलेंस चाहते हैं, वो लोग डिसरप्ट करते हैं हर चीज को। जब से उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी ऐसे कानून यहां नाफिज करने की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग इश्तियाल में आ जाएं। वो उर्दू जबान की बात हो, वो डोमिसाइल लॉ की बात हो, वो सेक्रेटरीट में मुसलमान ऑफिसर्स को दरकिनार करने की बात हो, वो हमारे यहाँ के जो वसाइल हैं, सैंड, रेत, ये भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमारे लिए। यानी इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए गैर जरूरी है, दे आर एक्सपेंडेबल। द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर एक्सपेंडेबल फॉर देम, व्हाट दे वांट इज अ टेरिटरी। टेरिटरी तो इनके पास थी, 2019 5 अगस्त तक जायज तरीके से थी,
मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर के इज्जत आबरू पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई. वी आर नॉट कंफर्टेबल. इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा. अगर ये खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिरार करना चाहते हैं, उसको डेसिक्रेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उस आइन को मानेंगे जो उन्होंने खुद खत्म किया, अपना आइन खत्म किया, हमारा आइन खत्म किया जो इस मुल्क के आइन ने हमें दिया था. तो मेरा मकसद ये है कि मैं चाहती हूं कि हमारे लोगों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए. इंशाअल्लाह मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार उड़ी के, मैं कांग्रेस में थी, मैंने एक जलसे में तकरीर की थी कि ये रास्ते खोल दीजिए, यहाँ से हमारा मेवा जाना चाहिए, वहाँ से पैसा आना चाहिए. जब मैं घर आई तो एक्सेलशियर ने ये रिपोर्ट किया था, आई थिंक अहमद अली फयाज साहब ने ये मेरे साथ इंटरव्यू किया था या मेरी तकरीर को कोट किया था. तो जब मैं घर आई तो शाम को मुफ्ती साहब मुझसे नाराज हो गए. उन्होंने मुझे कहा, ये आपने क्या कहा, ये क्या शोशा आपने डाला, लोग था वहीं सबज. मैंने कहा नहीं डैडी, मैंने जब वहां ये बात कही तो लोगों ने रेस्पॉन्स दिया मुझे, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हल के लिए, जम्मू कश्मीर को जो पिंजरे में बंद किया है, इसको इससे निकालना पड़ेगा. किसी को यकीन नहीं था जब हमने बोर्ड लगाया कि मुजफ्फराबाद के रास्ते खुल जाएंगे, मगर रास्ता खुल गया. इसलिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है कि जो चीज हमसे लूटी गई है कि वो हमें वापस हासिल ना होगी. न सिर्फ वो हासिल होगी बल्कि ये इंशाअल्लाह ये हमारे पाँव के पास आ जाएंगे और बोलेंगे कश्मीरियों को, इसके अलावा बताओ और क्या चाहिए आपको. ये दिस अ पॉलिटिकल फाइट, ये एक सियासी जंग है जो हम पूरा तरीके से लड़ेंगे. और इसमें मैं चाहूंगी कि हमें आपके साथ की भी जरूरत है. हम तो इकट्ठे हो गए, लोगों को भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग महबूबा मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते. हम इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे. तो मैं आज काफी देर से आप लोगों से बात करना चाहता